अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र-ओ-अमल सीरीज़ के 36वें प्रोग्राम को लेकर हम हाज़िर हैं और मैं नसीम अख्तर आप तमाम सामीन व नाज़रीन और अपनी मेहमान शख्सियत का खुशामदीद करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियत से बातचीत करके मुआशरे में तामीरी सोच और अहम समाजी मसाइल के सिलसिले में बेदारी पैदा करने, नौजवानों की रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सामीन, ख़्वातीन मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं और जिस मुआशरे में ख़्वातीन बाइख्तियार होती हैं, वो मुआशरे बहुत ज़्यादा जी खुशहाल जी और जी तरक्की की मनाज़िल है। जी जी अच्छा तम हो। हाँ जी जी कोशिश करो। ठीक। जी, तारिक भाई आप अपनी माइक म्यूट कर लें। जी, तो सामीन मैं बात कर रही थी कि ख़्वातीन माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं और जिस मुआशरे में ख़्वातीन बाइख्तियार होती हैं, वो मुआशरे बहुत ज़्यादा खुशहाल और तरक्की की मनाज़िल तय करने के अहल होते हैं। आज हमारी पूरी दुनिया में ख़्वातीन को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही हैं, जो कि एक नेक शगुन है। आज हमने ख़्वातीन की बाइख्तियारी और उनके मसाइल मौजू पर बातचीत करने के लिए अपने प्रोग्राम में चंद मोअज़्ज़ज़ ख़्वातीन को दावत दी है। हम अपनी मेहमान ख़्वातीन शख्सियत मोहतरमा शाज़िया कौसर, डीडीसी काउंसलर डॉक्टर नसरीन अख्तर, डॉक्टर नसीम चौधरी, डॉक्टर शाहिदा नवाज़ मुगल और मदीहा गुलफ़ाम का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर नसीम साहिबा शायद अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। शायद वो जल्दी ही जुड़ेंगी। और आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी हमारे सामीन व नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे और इसके साथ ही मैं सामीन व नाज़रीन से गुज़ारिश करती हूँ कि वो तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब मॉडरेटर्स और मेहमान शख्सियत को फ़ॉलो कर लें ताकि आइंदा प्रोग्रामों की नोटिफ़िकेशंस आप तक बआसानी पहुँचाई जा सकें। अब मैं अपने मोअज़्ज़ज़ टीम मेंबर जनाब खालिद मुश्ताक चौधरी साहब से गुज़ारिश करती हूँ कि वो आज की मेहमान शख्सियत का मुख्तसर तारुफ पेश करें। जी मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नसीम आपी, मेहरबानी। तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पे आज हमारी बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। खुशामदीद। बगैर किसी मज़ीद तमहीद के मैं तारुफ पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। पहले मोहतरमा शाज़िया कौसर साहिबा के बारे में मुख्तसर तारुफ के शाज़िया कौसर साहिबा ज़िला राजौरी के इलाका बुदल ओल्ड ए हल्का से डीडीसी की काउंसलर हैं। आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसके बाद 2012 से 2020 तक बतौर टीचर सरकारी मुलाजमत अंजाम दी। इस वक्त शाज़िया कौसर साहिबा जमहूरियत की मजबूती के लिए बतौर डीडीसी काउंसलर समाज में अपना किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल पर भी गहरी निगाह रखती हैं और इनके मसाइल के लिए कोशां रहती हैं। मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि आप समाज की एक फ़ाल ख़ातून रुकन हैं। और अब डॉक्टर नसरीन अख्तर साहिबा के बारे में मुख्तसर तारुफ पेश करने की जसारत करूँगा। डॉक्टर नसरीन अख्तर जम्मू से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अपनी तालीम जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से मुकम्मल की और आजकल महकमा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सांबा में बतौर मेडिकल ऑफिसर के खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा के बारे में मुख्तसर तारुफ ये कि डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा का ताल्लुक़ जम्मू से है। आप महकमा आला तालीम में इंग्लिश लिटरेचर की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने जम्मू से ही तालीम मुकम्मल की और इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर शाहिदा नवाज़ मुगल साहिबा डॉक्टर शाहिदा नवाज़ मुगल साहिबा का ताल्लुक़ शेंद्रा पुंछ से है। आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से उर्दू में पीएचडी की है और इस वक्त महकमा आला तालीम में उर्दू की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मदीहा गुलफ़ाम साहिबा मदीहा गुलफ़ाम साहिबा का ताल्लुक़ ज़िला उधमपुर से है। आप इस्लामिक स्टडीज़ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। मदीहा गुलफ़ाम साहिबा को लिखने का बहुत शौक़ है।
आप शायरी और नसर दोनों इस नावे सुखन में तबाह आजमाई करती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, माइक्रोफ़ोन नसीम आपी की स्पुर्द। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। हमारी टीम मेंबर शाज़िया चौधरी साहिबा भी हमारे साथ हैं। खुशामदीद बाजी आपका बहुत। और हमारी एक मेहमान हमारे साथ अभी तक नहीं, एक नहीं 2 मेहमान हमारे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो इंशाल्लाह जल्दी जुड़ेंगे। डॉक्टर शाहिदा नवाज़ साहिबा और डॉक्टर नसीम साहिबा। तो उसके बाद जो हमारे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, मैं आप सबका बहुत-बहुत खुशामदीद करती हूँ। जिनमें डॉक्टर शाहिदा कौसर साहिबा हैं, डॉक्टर नसरीन साहिबा हैं और मदीहा गुलफ़ाम साहिबा हैं। तो ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए क्योंकि वक़्त की कदर-ओ-कीमत करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उसके साथ ही सबसे पहले डॉक्टर नसरीन साहिबा से हम बात शुरू करते हैं। जी डॉक्टर नसरीन साहिबा प्लीज़ अपनी माइक को अनम्यूट करें। खुशामदीद और ये जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे इस हफ्ते में यही मनाया जा रहा है। वो तो 8 मार्च को था लेकिन ये हफ्ता तकरीबन इन्हीं चीज़ों में जाता है और उसी सिलसिले में हमने आज ख़वातीन स्पेशल रखा है। तो डॉक्टर साहिबा आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले हम आपका हाल-अहवाल पूछेंगी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक-ठाक हूँ और एक बार मैं सभी अपने सुनने वालों को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी और मुझे आपका ये प्रोग्राम मतलब में शिरकत करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ और मुझे ये आज मतलब जब मौका मिला है तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा ये आपने एक प्लेटफ़ॉर्म रखा है जिससे हम मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपकी टीम को बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ। ख़ुसूसी तौर पे तारिक इब्रार साहब को बहुत-बहुत मुबारक देती हूँ और ये आगे भी ये कंटिन्यू रखेंगे आप। जी, नसीम साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपको देहाती इलाका जात में भी ड्यूटी सरअंजाम देने का मौका मिलता है। तो आप बताएँ कि आपकी नज़रों से ख़वातीन के कैसे मसाइल गुज़रते हैं? उनकी सेहत के मुताल्लिक़ किन मुश्किलात से दो-चार होती हैं? आप क्या देखती हैं देहाती औरतों में? जी। जैसे कि मैं ज़्यादा मतलब मैंने रूरल में ही सर्व किया है, तो अभी भी जैसे मेरी ड्यूटी सांबा में है, तो जो हमारी कम्युनिटी की वुमेन हैं जो, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बिकॉज़ ऑफ़ लैक ऑफ़ अवेयरनेस और बिकॉज़ ऑफ़ लैक ऑफ़ एजुकेशन की वजह से सब कुछ होते हुए भी वो मतलब बहुत सी एक कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसी इलनेसेस, ऐसी एलिमेंट्स जो कि बड़ी ईज़िली क्यूरेबल हैं। मतलब जिनका ट्रीटमेंट बहुत ईज़िली वो अगर कुछ मेडिसिन्स लें तो वो उसको मतलब बड़े आराम से ठीक हो सकती हैं। बट इन 2 चीज़ों की वजह से कि अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है, तो मैं अक्सर अपनी मतलब इसमें देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि हमारी जो वुमेन है वो इन चीज़ों से उन बीमारियों से मतलब उनकी हाल ख़राब रहते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर हम जो एंटीनेटल चेकअप करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेकअप करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो जो हमारी वुमेन हैं, वो प्रॉपरली एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं आती और आती भी तब हैं जब उनकी मतलब जब कोई इमरजेंसी हो या ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो हमारे तक आती हैं। और बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी बीमारियाँ जैसे कि एनीमिया, ऐसी-ऐसी बीमारियों को वो लेकर आती हैं। फिर उसके बाद उन बीमारियों की वजह से बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ हैं, वो भी उन पर हावी हो जाती हैं, मतलब उनकी शिकार वो बन जाती हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे सच में बहुत बुरा भी लगता है, मलाल भी होता है इस चीज़ का कि ऐसी जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारी वुमेन हैं, जो इतना कुछ मतलब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो उन फैसिलिटीज़ को अच्छे से अवेल नहीं कर पा रही हैं और इस चीज़ का मतलब ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन की ही वजह से है। दूसरा ये कि इनका जो रहन-सहन है, वो भी कुछ इस तरह का होता है कि अलग-थलग होता है थोड़ा। तो इसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न है
कि वो प्रॉपर चेकअप नहीं कराती हैं और जैसे एंटीनेटल चेकअप नहीं करवाती हैं अच्छे से। तो दूसरा ये कि एक अवेयरनेस की कमी की वजह से ये भी है कि जैसे डिलीवरीज़ जो हैं इतना मतलब गवर्नमेंट का इतना सेटअप है इस टाइम कि जो डिलीवरीज़ है वो इंस्टीट्यूशनल है, इस पे बहुत फ़ोकस है गवर्नमेंट का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लेडीज़ हैं, ये मतलब एजुकेशन की कमी की वजह से फिर मैं कहूँगी अवेयरनेस की कमी की वजह से डिलीवरीज़ जो हैं ये इनकी हमारे इंस्टीट्यूशंस में कमी हो पाती है। तो इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं नोटिस करती हूँ कि ये लोग हमारे पास आते हैं जब कोई सीवियरिटी हो जाए, जैसे जब कोई मिसहैप हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या एक्सीडेंटल कट इंजरी हो जाए, तो तब ये हमारे हम तक पहुँचते हैं और तब हम इन लोगों को मतलब मेरे पास जब भी कोई इस तरह का आता है मतलब इस तरह से हम जब मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरे पास आते हैं, तो मैं अपनी तरफ से तो काउंसलिंग भी करती हूँ हर तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये एज़ अ थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आते, जैसे बाकी सब आते हैं, कुछ और इन्फेक्शंस लेके आते हैं। तो ज़्यादातर ये आते हैं जब कोई मिसहैप हो, कोई गिर जाए पेड़ से या कोई कट इंजरी हो जाए, उस तरीके से ये अवेल करने के लिए मतलब कोई स्टिच इंजरी हो ऐसी ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर ये हमारे पास आते हैं। जी मैम। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और उसका एक ही ज़रिया है, वो है एजुकेशन। जब तक हमारे लोग तालीम याफ़्ता नहीं होंगे, तो बिल्कुल ये मसले हल नहीं होंगे शायद। तो डॉक्टर साहिबा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमें बताएँ कि जो मसाइल आपने हमें ये बताए, आपको क्या लगता है कि इनका हल क्या है? और क्या हमारी हुकूमत इसके लिए कोई इक़दामात उठा रही है? इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब कि बहुत ही अच्छी-अच्छी स्कीम्स जो हैं, वो इनके लिए मतलब पूरी नेशन के लिए इंक्लूडिंग आवर कम्युनिटी एंड ऑल द पीपल सभी के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी स्कीम्स हैं और बस लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से अगर कुछ भी सुनने वालों के कानों में मेरी कोई बात जाती है, तो उसका अगर फ़ायदा हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहली बात कि सिर्फ़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे सबसे पहले हम एंटीनेटल चेकअप की बात करते हैं, जो कि वुमेन के रिलेटेड ही है बहुत ज़्यादा। तो जब भी कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जेएसवाई करके प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है और ये जो प्रोग्राम है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जननी सुरक्षित योजना, ठीक है? तो इसमें ये टोटली वुमेन ओरिएंटेड स्कीम है। तो इसमें क्या है ये जो स्कीम है इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि जो लेडी है उस पे कोई एक्सपेंस ना हो, उसमें इसको पैसा दिया जाता है, मनी दी जाती है, ठीक है? और उसमें ये रजिस्ट्रेशन करेगी, फर्स्ट एंटीनेटल जब चेकअप इंस्टीट्यूशन में होगा, तो जब रजिस्ट्रेशन हो गई, इसका अकाउंट नंबर और इसका आधार कार्ड लिंक करके वो पैसे इसको जब डिलीवरी हो जाएगी तब इसको इसके अकाउंट में पैसे मिल जाएँगे। इसके अलावा इन्होंने फिर ये नोटिस किया कि ये तो हो गया एक कि कोई बर्डन ना पड़े फैमिली पे, तो कैश बाय कैश ये हेल्प कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया जिसका नाम है JSSK, ठीक है? इसका मतलब है जननी शिशु सुरक्षित कार्यक्रम, ठीक है? इसमें इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया सिर्फ़ इसलिए कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि एमएमआर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि ये पाया गया कि सब कुछ हेल्प कैश दे के भी बच्चे और माँ जो हैं उनकी डेथ हो रही थी। तो फिर ये स्कीम जो है इन्होंने इसको ओरिएंटेड इस चीज़ को कम करने के लिए इसकी ओरिएंटेड की। इसमें इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका पूरा का पूरा उसका एक्सपेंस लेगी, एक्सपेंस उठाएगी उसका। कैसे? कि उसको फ्री एंटीनेटल चेकअप्स होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन में पर्ची के कोई पैसे नहीं कटाने। उसको उससे कोई दवाई के पैसे नहीं लेगा। उससे कोई टेस्ट जो लैब इन्वेस्टिगेशंस है, अल्ट्रासाउंड है, उसके कोई पैसे नहीं लेगा। और जब इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस उसको घर छोड़ेगी और घर से लाएगी भी। और जब डिलीवरी होगी ड्यूरिंग दैट पीरियड वो भी कवर करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी दिया जाएगा। और अगर सिजेरियन हो गया
या फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसमें भी जो बच्चा है अगर वो बीमार हो जाता है, उसका एक्सपेंस भी सारा दवाइयों का गवर्नमेंट बेयर करेगी और पीडियाट्रिशियन आके प्रॉपर उसका चेकअप करेगा। 30 डेज के अंदर-अंदर अगर बच्चा फिर बीमार होता है, तो फिर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा बेयर जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। सो ये जो स्कीम थी ये इसलिए थी कि होली सोली जो वुमेन है और जो उसकी फैमिली पे बर्डन है उसको कम करने के लिए सारी की सारी स्कीम जो थी ये ओरिएंटेड थी। सेकेंडली देखिए आप, ये इतनी अच्छी स्कीम है पर मुझे नहीं लगता लोगों को इसका अवेयरनेस होगी। हमारे लोग तो डर के मारे चेकअप करने ही नहीं आते, तो वो इन स्कीमों का कैसे फायदा उठाएंगे जब तक कि उन्हें नॉलेज ही नहीं होगा इस चीज का। ना उनको पर्ची के पैसे देने हैं, ना उनको दवाइयों के पैसे देने हैं। एक चीज और, सिंस रूरल में ज्यादातर लोग जो है मिट्टी जमीन से रिलेटेड हैं, तो उसमें बहुत से प्रोग्राम्स में मैं खसूसी तौर पे जो वुमेन के रिलेटेड प्रोग्राम्स है ना, मैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस करूंगी। तो इसमें एक नेशनल इन्होंने प्रोग्राम किया है जिसमें 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद लेडीज की जो एंटीनेटल लेडीज हैं उनकी डिवॉर्मिंग की जाएगी, और वो भी इंस्टीट्यूशन में जब एंटीनेटल चेकअप होगा तब। डिवर्मिंग मतलब कि आपको पता है जो रूरल में सिंस ये मिट्टी से रिलेटेड है, धूल मिट्टी होती है, तो ओपन डेफिकेशन भी लोग जाते हैं, उसके कारण वहाँ जो मलाप जिसको बोलते हैं दूसरे अल्फाज में जो ज्यादा समझ आएगा, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, तो डिवर्मिंग की जाती है। तो एंटी जो वुमेन है उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन में एक किस्म का जैसे स्कीम है कि उन्हें बुलाया जाए, फिर वहीं पे उनकी डिवर्मिंग की जाए, ठीक है ना। ये भी वुमेन ओरिएंटेड है ताकि वुमेन हमारी ठीक रहे, ठीक है ना। इसके अलावा निप्पी करके इन्होंने अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये बहुत ही एक नेशनल, निप्पी की फुल फॉर्म है नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो कि टोटली जिसमें आयरन और फोलिक एसिड जो है, ये जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं इनको देख, इनका टेस्ट किया जाएगा, इनको आयरन और फोलिक एसिड दिया जाएगा। जो आशाज हैं उनको चेक करेंगी जाकर कि ये आयरन ले रही हैं, इनको जो स्ट्रिप्स दी जाएंगी वो भी चेक की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसके अलावा जो अभी पुरजोर तौर पे जिस पे काम हो रहा है और अभी भी हमारे वहाँ पे कैंपेन जैसा हो रहा है वो है एनीमिया मुक्त नर्सिंग। ये एक इन अदर है, ये अदर प्रोग्राम है, ये है एनीमिया मुक्त भारत स्कीम। तो इसमें तो हमारे मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन हैं जो कि 15 से 15 से 49 ईयर्स की हैं उनको भी कवर किया जाता है। फिर इसके अलावा जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, हमारी बच्चियां हैं जो, उनको भी कवर किया जाता है, और जो एंटीनेटल वुमेन्स है उनको कवर किया जाता है। तो इसमें जो डॉक्टर है वो जाएगा आंगनवाड़ी मतलब सेंटर में, और जो हमारी वुमेन है जो कि एडोलसेंट हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और जो एंटीनेटल है मतलब जो प्रेग्नेंट हैं, उन सबको न्यूट्रिशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आयरन फोलिक एसिड दिया जाएगा, डिवर्मिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और कंट्रासेप्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए आप कितने सारे प्रोग्राम्स हैं ये जो सारे सिर्फ वुमेन पे फोकस किया जा रहा है ताकि जो हमारी वुमेन है वो हेल्दी रहे, वो ठीक रहे। लेकिन इन प्रोग्राम्स का फायदा तो तभी होगा ना जब हमारे लोगों में अवेयरनेस होगी, एजुकेशन होगी, जब उनको पता चलेगा कि इतना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है सिर्फ किसके लिए, इन्हीं लोगों के लिए। और मुझे मलाल ये है कि हमारे लोग इस चीज का फायदा नहीं ले पाते क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, वो कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं, और इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। एक चीज मैं और बोलूंगी आपको कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMSMA करके प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान, मातृत्व अभियान करके एक प्रोग्राम है, जिसमें तो इन्होंने क्या किया है कि हर महीने की 9 तारीख, मतलब हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो उसकी हर 9 तारीख को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इनको बुलाया जाए इंस्टीट्यूशन में। आशा उसको एक्कम्पनी करेगी और उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस, फिर उनका हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड, BP और उनका एंटीनेटल चेकअप अच्छे से किया जाएगा। रीजन ये है क्योंकि बार बार एक ही चीज कि इनका चेकअप अच्छे से हो, कोई चीज छूटे ना, इनको कोई डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है ना। ये सारी योजनाएं जो हैं ये इसीलिए हैं कि हमारी वुमेन जो है वो ठीक रहे, उसकी हेल्थ ठीक रहे। बाकी एक चीज मैं आपको नसीम साहिबा और बताऊंगी कि अब ये तो एक ट्रेंड था कि एक बंदे को एक डिजीज हो गई है, अब हमें उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। लेकिन अब एक नई स्कीम, एक बहुत ही अच्छी नई अप्रोच जो है वो आ रही है, और वो रूरल में थोड़ी सी कम है, बट ऐसा नहीं है, वो हमारी सिटीज में तो आ गई है, अर्बन एरिया में अवेयरनेस आ गई है
कि हमें ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं कर रही है, अब वो इस पे फोकस कर रही है, इस पे फंड्स लगा रही है, ऐसे प्रोग्राम्स बना रही है कि हम डिजीज होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि डिजीज हो ही ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि पहले फोकस था कि डिजीज हो गई है, अब ट्रीटमेंट करना है, और अब ऐसी स्कीम्स हैं कि हम पहले ही एक कदम पहले ही आगे प्रोएक्टिव हो जाएं कि हम प्रिवेंटिव मेजर पे फोकस करें। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि डिजीज होने से पहले ही हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको डिजीज ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने रूरल में भी एनसीडीएस करके, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसको लेके जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अर्बन एरिया में तो लोग अवेयर हैं, कुछ हद तक लोग योगा कर रहे हैं, मतलब जो योगा कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने लोग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारी जी, जी। एक्टिव लाइफ, अपने लाइफस्टाइल जो चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन रूरल में ये नहीं था, लेकिन अब ये नया कंसेप्ट बड़े ही जोरों शोर से इस पे भी काम चल रहा है। और इसमें ये है कि कुछ डिजीजेस हैं, जैसे कि हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जैसे हाइपरटेंशन हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, और कुछ कैंसर्स हैं, ठीक है, जैसे ओरल कैंसर हो गया, और आपका लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है। इनको कवर किया जाता है। इसमें जो हमारी FMPHW है, जो रूरल में हमारी नर्सेस होती हैं, आशाज होती हैं ना, तो वो क्या करती हैं कि वो हर वीक में उनको जो 30 साल से ऊपर, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मेन है, लेकिन उसमें हमारी वुमेन भी है, मेन भी है, क्योंकि आफ्टर अब माना गया कि 35 के बाद तो पेरीमेनोपॉजल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं लेडीज में, है ना। तो इसमें जब हार्मोनल चेंजेस होंगी तो इसमें बीपी बढ़ना, वजन बढ़ना, हार्मोनल चेंजेस होना, तो ये शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि अब बहुत प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस के कारण लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हुआ है, वो तो मान रहे हैं हम, तो बहुत कंफर्टेबल भी लाइफ हो गई है, ठीक है ना। हर घर में गाड़ी है और फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। पहले लेडीज जो थी वो कुएं में जाती थी, पानी भरती थी, चलती थी, जी, जी। लेकिन अब तो जी। हर घर में टैप लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा चलना है, वॉशरूम है। गांव में भी जहां मैं पोस्टिंग करती हूँ, मैक्सिमम जो लेडीज आती हैं दे आर बल्कि, तो अ, उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल से जो ऐसा माना गया है कि पास्ट ईयर से जो नई ट्रेंड ऑफ डिसीज उभर के आ रही है, वो वीपी है, वो डायबिटीज है, जो कि नजर आ रहा है लेडीज में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट अलार्मिंग तौर पे अलर्ट हो गई है। और गांव में भी जैसे कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे मतलब अब पानी तो घर घर पहुंच गया है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन था कि लेडीज चलती थी, ठीक है ना। तो दूसरा ये कि बिजली भी अवेलेबल है, आपको पानी अवेलेबल है, वॉशरूम अवेलेबल है, आप चलते नहीं हो उतना। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का भी एक इफेक्ट पड़ा है, फैसिलिटीज आती हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एज ए साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलर्ट है, उन्होंने ये मतलब ये शुरू कर दिया है, स्क्रीनिंग शुरू कर दी है उन्होंने। वो क्या करते हैं कि हर वीक में रैंडमली 30 बंदों का एक जगह कैंप टाइप छोटा सा लगाते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, उनका बीपी चेक किया जाता है, ओके। तो उसके बाद उनको अगर लगे कि किसी का बीपी रेज है, तो उनको जो प्रिकॉशनरी जो उनका एमओ होगा कंसर्न, उसके पास लेके जाएंगे। सबसे पहले वो उनका काउंसलिंग करेगा और प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। इन केस उसको लगे जी, नहीं जी। कंट्रोल हो रहा, तो फिर उसको अगर रेफर करके हम उसको मतलब आगे रेफरल हायर अथॉरिटीज टर्शरी लेवल पर उसको भेज देते हैं। सो ये इन शॉर्ट टॉपिक मैं आपको बताऊं बहुत ही बड़ा है, इसको हम इतने छोटे से टाइम में नहीं कवर कर सकते। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत सी चीजों को खा गई हूँ। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि एंटीनेटल हो गया, फिर क्या उसके लिए योजनाएं गवर्नमेंट की हैं। ये इसके अलावा एक चीज है कि हमें एंटीनेटल में हमने जो केयर कर दी, फिर बच्चा हो गया, फिर बच्चे की केयर की, उसके बाद हमने बच्चे की इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है कि जो हमारी वुमेन है उनको, स्पेशली हमारी कम्युनिटी की वुमेन को ना कंट्रासेप्शन का नहीं पता। कंट्रासेप्शन मतलब स्पेसिंग मेथड्स, कि बच्चा हो गया है, अब माँ को भी माँ की बॉडी को रिवाइव करने के लिए 2-2.5 साल का वक्फा तो करना है। बट जो हमारी वुमेन है वो उस तरीके से, मैं फिर कहूंगी अवेयरनेस की कमी की वजह से स्पेसिंग मेथड नहीं कर पाती हैं।
वो नहीं फॉलो करती हैं। हालाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बास्केट अप्रोच रखा हुआ है। बास्केट अप्रोच मतलब जब वो बच्चे को टीका लगवाने आती हैं, तो उनकी काउंसलिंग होती है मेडिकल ऑफिसर के साथ, एफएमबीएचडब्ल्यू के साथ। बास्केट अप्रोच मतलब जैसे एक बास्केट में हम डिफरेंट फ्रूट्स देते हैं ना, किसी को सर्व करते हैं, कोई गेस्ट आता है, वैसे ही हम डिफरेंट जो मेथड्स हैं, स्पेसिंग मेथड्स, तो वो हम उनके सामने रखते हैं। फिर जो हर एक के साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं, हर एक के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। फिर जिसको जो सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको पहले बिल्कुल कोई फोर्स नहीं किया जाता। हर एक के बेनिफिट्स, हर एक के साइड इफेक्ट्स, फिर जो उसको सूट करे वो उस तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है ना? तो ये भी एक और इसके लिए मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंट्रासेप्शन भी मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा ये भी। और उसमें आपकी जो मतलब जो वुमन है उसकी बॉडी भी रिवाइव अच्छे से करती है। ठीक है ना? पोस्ट नेटल केयर मतलब बच्चा हो गया है, वो इम्यूनाइजेशन करवाने बच्चे को आती है, तो जो आशा है वो इस चीज का भी, फिर जब वो कांटेक्ट बन जाता है, फिर वो आशा है वो इस चीज का भी ध्यान रखती है कि अब 6 मंथ्स का बच्चा हो गया है, माँ को वो एजुकेशन दी जाती है कि भाई बच्चे को किस तरीके से पालना है। अब बच्चे को 6 महीने आपने दूध दे दिया है, इस दौरान आपको क्या डाइट लेनी है, और 6 मंथ्स के बाद बच्चे को आपने वीनिंग स्टार्ट करना है, एक आपने उसको लिक्विड डाइट जो शुरू करना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंट्रासेप्शन का भी उसको समझाया जाता है। लेकिन अगर वुमेन आएगी नहीं, अगर उसको अवेयरनेस नहीं होगी, तो फिर तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। एक चीज और, एक आईसीडीएस वाला हमारा नहीं है ये सोशल वेलफेयर स्कीम है आईसीडीएस वालों की, जिसमें जो एंटीनेटल वुमेन होती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती हैं, उनको 5000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। मतलब एज ए हेल्प, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन लेडीज होती हैं, और इसमें जो 19 ईयर्स से अबव जो वुमेन है ना, उनको कवर करते हैं, और उनको 5000 रुपीज एज ए असिस्टेंट दिया जाता है। ठीक है ना? तो लेकिन हमारे लोगों को तो इतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इतना पता ही नहीं है इस चीज का। तो यही है कि जितना अपने अपने लेवल पे हम कर सकें, अवेयरनेस दे सकें इनको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, तो उतना हमें करना चाहिए। तो बस अब मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं आपसे आपके पास वापस आती हूँ। आप प्लीज़ सवाल कंटिन्यू करें। जी, जी। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा, आपने बहुत ही मुफ़ीद जानकारी हमें दी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बनी रहें। हम फिर आपकी तरफ लौटेंगे इंशाल्लाह। अब हम अपनी आज की हमारी दूसरी मेहमान शाज़िया कौसर साहिबा की तरफ चल रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ शाज़िया कौसर साहिबा को कि आप अपनी प्लीज़ माइक अनम्यूट करें। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, और उसके बाद आपको आलमी ख़वातीन यौम की भी मुबारकबाद, जो कि इसी हफ़्ते में था। तो जी शाज़िया साहिबा, आप हमारे साथ हैं? आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, नसीम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? जी, बताएँ सबसे मैम मैं पहले हम। ठीक हूँ और आप सुनाएँ आप कैसे हैं? जी, जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे जो हमारा पहला सवाल है वो ये रहेगा कि शाज़िया कौसर साहिबा, आप डीडी काउंसलर हैं, आप अक्सर मुख्तलिफ इलाका जात का मतलब दौरा करती हैं। इसलिए आप हमें बताएँ कि क्या आज भी हमारी ख़वातीन पसमानदा हैं और मुश्किलात का शिकार हैं? साथ ही ये भी बताएँ कि इनको समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर कैसे मज़बूत बनाया जा सकता है? क्योंकि आप जाते हैं ऐसे इलाका जात में, तो आपको नेचुरली ऐसी सिचुएशंस आपसे दो-चार होती होंगी कि आप मिलते होंगे ऐसे लोगों से? जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, नसीम मैम, जो आज का जो आपने मेरे से अभी ये सवाल किया है कि आज की भी हमारी ये औरतें जो हैं पसमानदा हैं, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ। आपका ये सवाल जो है ये बहुत ही करेक्ट सवाल है। अगर हम ये बात करें अगर अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है इतनी कि पसमानदा औरतें हमारी नहीं है, लेकिन आज रूरल के एरिया में जहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करती हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि आज भी हमारी औरतें जो हैं बहुत ही पसमानदा हैं और तालीम में बहुत ही पीछे हैं। क्योंकि आज यहाँ पे अगर आकर ये देखा जाए, जो हम ये कहते हैं कि आज हमारी जो है लेडीज़ जो बहुत आगे आ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर अभी तक औरतें जो हैं तालीम से महरूम हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी भी वही बात चलती है कि जैसे औरत, पहले हम कहते थे कि एक पराया धन होता है,
तो वही बात आज ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है। और इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है जितने भी गर्ल्स चाइल्ड के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि वो एक ऐसे कुछ एक डिपार्टमेंट बनाए या ऐसा कोई टीम तैयार किया जाए। स्कूल की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्कूल एजुकेशन को ये स्टेप उठाना चाहिए कि प्रॉपर वो एक टीम बनाए एजुकेशन की, जो कम से हर एक घर के अंदर जाके बताया जाए कि फीमेल जो है उनको तालीम जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर फीमेल तालीम नहीं मिलेगी, उनको अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वो आज भी वैसे ही हालात में जिएंगी जैसे पहले की औरतें जीती थी। और मैं चाहती हूँ कि ये स्टेप जो है जल्दी, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि अपनी औरतें जितनी भी यहाँ पे हों, मैं भी उनको यही कहती हूँ कि अगर आप लड़के को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन औरत जो लड़की जो है उसको जरूर स्कूल में भेजें। क्योंकि जो लड़की है अगर वो कुछ करेगी, वो तभी अपनी जिंदगी जो है आराम से गुजार सकती है। तो इस चीज के लिए मैंने जब यहाँ पे आई, मैं पहले जो थी एजुकेशन में थी, और जब मैं इस एरिया में आई मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी कि हमारी फीमेल जो है बहुत ही अनएजुकेटेड है। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कुछ स्टार्ट करवाए। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मैंने उनके लिए फंड्स रिलीज करवाए, और उस फंड से क्या हो रहा है कि उस पैसे से ये लोग जो हैं अपने जो है अपना घर जो है चला पा रही हैं। जिसके अंदर मैंने कुछ लोगों को टेलरिंग का काम सिखाया, कुछ को कढ़ाई का काम सिखाया, कि इससे जो 3-3 महीने के अंदर ये कोर्स करके कल को अपने घर का खर्चा जो है उठा सकें। तो मैंने सबसे पहले यही एक स्टेप स्टार्ट जिसके अंदर 200 गर्ल चाइल्ड को अंदर मैं ये जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स की जो ट्रेनिंग जो है वो करवा रहे हैं। तो इसलिए अब मैं यही कहूंगी कि अभी तक भी जो है हमारा रूरल एरियाज के अंदर जो है एजुकेशन जो फीमेल है बहुत ही अनएजुकेटेड है। हाँ, हेलो। जी, जी, जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत खूबसूरती से हमारे सवाल का जवाब दिया, और आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि औरत की तरक्की का पहला कदम उनको खुद मुख्तार बनाना ही है मेरे ख्याल में। और अगर हाँ आप जी, ही की सोच से सब चलेंगे और इस तरह के इक़दामात करेंगे तो बेशक ये औरत की बेहतरी होगी इसमें। शाज़िया साहिबा, आपसे मैं अगला सवाल करना चाहूँगी कि ख़्वातीन बिलख़ुसूस नौजवान लड़कियों को आज भी जहेज़ के लिए तंग किया जाता है। आज भी घरेलू तशद्दुद का सिलसिला चल रहा है। समाज और हुकूमत को कौन से इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इस सूरत-ए-हाल में भी तब्दीली लाई जा सके और हमारी ख़्वातीन भी सर उठाकर चल सकें? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ जी। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जो डॉवरी का जो सिस्टम है, ये हमारे रूरल एरियाज के अंदर जो है ये ज्यादा नहीं है एज कंपैरिजन टू अर्बन के हिसाब से। क्योंकि जो रूरल एरियाज है यहाँ पे ये लोग जो हैं ज्यादा जो है मैंने देखा है कि कहीं 5% ऐसा कुछ होगा कि लोगों की लड़कियों को तंग किया जाता है डॉवरी के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो जहाँ यहाँ पे जो है ये बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों के अंदर ये चीज है ही नहीं है कि हम डॉवरी के लिए किसी की लड़की को तंग करें। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्कीम जो है इसके लिए खोल के रखी हैं, जैसे डॉवरी प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू किया गया है। तो उसके जो डॉवरी के रिलेटेड अगर हमारे रूरल एरियाज के अंदर कुछ भी ऐसा उठाया जाता है, और अभी तक तो मुझे 1 साल के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जिसके रिलेटेड जो है किसी भी लेडीज को इसके लिए डॉवरी के लिए तंग किया जाए। तो मैं इसके लिए कहूंगी कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी की लड़कियां जो हैं डॉवरी के लिए उसको ससुराल के अंदर तंग ना किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों के जो हम एजुकेटेड फीमेल्स हैं, हम लोगों को ये स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये जो आपको पता है जो क्रीम लेयर जो होती है हमारी, ठीक है, ये डॉवरी सिस्टम यहीं पे चलता है। क्योंकि वो लोग जो हैं अपनी जो जब फीमेल्स जो बेटियां जो होती हैं उनको दहेज में बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं, और जो गरीब लोग जहाँ पे उनको ये पता चलता है और वो भी अपनी बच्चियों की शादी कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर इस दुनिया के अंदर इस समाज के अंदर रह रहे हैं तो हमें इन फॉर्मेलिटी से निकलना चाहिए कि गरीब बच्चियां भी अपनी जिंदगी गुजार पाएं, और वो जाके ससुराल के अंदर जाके उठानी पड़े। हाँ जी मैम। जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया
और बेशक हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने साथ-साथ अपने आस-पड़ोस रहने वाले लोगों को और जो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते, ऐसे अख़राजात, उनके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसा सुनने का मौका हमें मिल रहा है कि डोरी सिस्टम में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। तो हाँ इसके जी, हाँ साथ जी। ही आप अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि क्या सरकार की तरफ से जो 33% रिज़र्वेशन देने के दी गई है हमें ख़वातीन को, अभी भी इस रिज़र्वेशन से पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है? आपको लगता है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। ये जो सरकार ने हमारा जो 33% रिज़र्वेशन जो किया है वुमेन्स को, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, वुमेन एम्पावरमेंट किया है इसमें। तो इसमें जो 33% रिज़र्वेशन जो है, मैं ये पंचायती राज तक की है। और लेकिन जब मैंने इसमें कंटेस्ट किया और जब मैं इसके अंदर आई और मैंने खुद ये अपने शाज़िया आप बाजी, देखा है और आपकी सब आवाज़ कुछ मैंने थोड़ी अपने डिस्टर्ब हो साथ रही है। देखा है कि यहाँ पे जितने भी जी, आप थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ होंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। हाँ जी, थोड़े-से नेट हाँ जी, की ना शायद हाँ ठीक हाँ जी, हाँ जी। अब आई क्लियर हुई? जी, जी, अब बेहतर। हेलो, हाँ जी, अब आ रही? हाँ जी। अच्छा, अभी भी डिस्टर्ब है रिजर्वेशन आपकी की जो आवाज़। वुमेन की रिजर्वेशन की बात की है जी, आपने, तो शाज़िया बाजी अभी भी इसमें आपकी जो है डिस्टर्ब है आवाज़। या तो आप लीव करके वापस आएँ जल्दी से। आती है। जी। जी, अगर आप जी, या अब तो आई आप? थोड़ी-सी अपनी पोज़ीशन चेंज करेंगे, तो आवाज़ ठीक हाँ हो जी, जाएगी मैंने या आप लीव करेंगे और वापस रूम में जॉइन करेंगे। हाँ जी, जी। जी शाज़िया बाजी, ये ना राइट साइड पे ऊपर टॉप पे लीव क्वाइटली है। अगर आप यहाँ से लीव करेंगी, फिर वापस जॉइन करेंगी, तो आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। हाँ जी। नहीं, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब्ड है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब डिस्टर्ब आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी, अभी भी एक्चुअली पोर कनेक्शन है जी, अभी भी मैं ना एक गाँव में बैठी हूँ। जी? बाजी, अगर आप ऊपर से लीव हाँ जी, आ करेंगे रही ना है अब और आपको फिर वापस आवाज़? जॉइन करेंगे ना रूम में, तो आवाज़ ठीक हो जाएगी। अ, जी, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूँगी तारिक भाई से कि वो हमारी अगली जो मेहमान हैं, तब तक उनसे सवाल करें जब तक शाज़िया बाजी वापस आते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ मुसलसल गुज़श्ता 6 महीनों से हमारे प्रोग्रामों की रौनक बनते हैं और बहुत अहम मौज़ूआत पे अपनी बात भी रखते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में है। ये जो हफ़्ता मनाया जा रहा है ख़वातीन के हवाले से, हमने कोशिश की है गोजरी के प्रोग्राम में भी ख़वातीन को नुमाइंदगी देने की। चाहे वो अपनी टीम के हवाले से बात हो, हमने टीम में भी अपनी बिल्कुल ख़वातीन हमारी बहनें साथ हैं और हमारे साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर के भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत हैं मदीहा गुलफ़ाम साहिबा। मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ और उनसे सवाल करना चाहता हूँ। जी मदीहा जी, आप सुन पा रही हैं? जी, जी। जी, जी। आप हमें बताएँ, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से तालीम भी हासिल कर रही हैं, आपको लिखने पढ़ने का शौक भी है। आप हमें बताएँ कि लड़कियों को लड़कों के बराबर हकूक़ देने क्यों ज़रूरी हैं? क्या आप समझती हैं कि इससे समाज में बेहतरी आ सकती है? या क्या सिचुएशन है, आप क्या देखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, जहाँ तक अभी तक मैंने समझा है, समाज में लड़कों को जिस तरह से हर शोबे में आगे बढ़ने के लिए
मौके दिए जाते हैं। इसी तरह अगर लड़कियों को भी मौके दिए जाएँगे और लड़कियों को भी पढ़ाया जाएगा, तो वो बेहतर समाज की तश्कील में अपना रोल अदा कर सकेंगी। बाज़ वालिदैन लड़कियों को तालीम नहीं दिलवाते और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देते, जो कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। औरत शबनम का एक कतरा है, जिससे कांटों का मुँह मोतियों से भरा जाता है। पंडित नेहरू ने कहा था कि तुम कौम की हालत बता सकते हो, तो उस कौम की औरत और दर्जात के मुकाम को देखकर। तो नेपोलियन अक्सर कहता था कि मैंने हौसला और जुर्रात माँ की गोद में सीखा। बड़े-बड़े वली पैगंबर तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब माँ की गोद में पैदा हुए। अफ़सोस का मुकाम है कि औरतों के साथ ज़ुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्ती हर दौर में होती आई है। ज़ुल्म, सितम, अत्याचार से दो चार होना पड़ा इन्हें। क्यों हिसारे ज़्यादत में मशहूर हो जाता है। औरत हकूक़ व इख्तिसारात, ख़्वाह समाजी हो या सियासी, हर मोड़ पर हक तलफ़ी की जाती है। हत्ता कि हमारा कानून भी तो ये कहता है कि हमारी नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन जब औरतों के इख्तियारात और हकूक़ की बात आती है, तो कानून भी आनाकानी और इख्तिसार से काम लेता है। कौम के संवारने में औरतें अपने अंदर बेशुमार सलाहियतें रखती हैं। अगर मौजूदा दौर में हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है, तो काम की बुनियाद पर तासब, हस्बी, इख्तिसाल, अत्याचार से औरतों को परे करना होगा। औरतों को इख्तियारात तफ़वीज़ फरमाने में कानून ही एक वाहिद हथियार है, जो रीढ़ की हड्डी की मानद मुकाम रखता है। अगर हम चाहें तो वो अक़ल और सादते हिंद हों, वो मुस्तक़बिल में नेक और सफ़ीक औरतें बने और उनके दिमागों को इल्म के नूर से मुनव्वर करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ससुराल में जाकर इज़्ज़त पाएँ, तो हमें उनकी तालीम के उनको ज़ेवर से आरास्ता करना होगा। तालीम के ज़ेवर से उनको आरास्ता करना होगा। जिस मुल्क की औरतें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होती हैं, उस मुल्क की ज़ेर-ओ-ज़मीन पर उस मुल्क की सरज़मीं सितारों की माने चमकती है। सादत, जी सियासत, इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है, ताकत है इल्म। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप फरमा रही हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया जो आप कह रही हैं। हमें बेटियों को लड़कों के बराबर हकूक़ देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसरीन साहिबा सुन पा रही हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल उनसे किया जाए, क्योंकि हमारी एक मेहमान शख्सियत जो हैं, उनके घर में अचानक किसी करीबी रिश्तेदार की वफ़ात हुई है, तो इस वजह से वो जॉइन नहीं कर पाईं। तो मेरा डॉक्टर नसरीन अख्तर साहिबा से सवाल है कि आज भी समाज में औरतों पर तशद्दुद होता है, उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं, उनके किरदार, अगर लड़की के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं, लड़का कुछ करे तो उसकी कोई पूछताछ नहीं करता। यहाँ तक कि लड़कियों पर तेज़ाब के हमले भी होते हैं। तो इस सिलसिले में क्या-क्या इक़दामात होने चाहिए? काफ़ी सख्त कवानीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तशद्दुद का सिलसिला, इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप बताएँ? जी, डॉक्टर नसरीन अख्तर साहिबा। जी तारिक भाई, जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो मैं फिर वही एक चीज़ दोहराऊँगी कि हमें अगर अपनी वुमेन, जो हमारी कम्युनिटी की स्पेशल मैं बात कर रही हूँ, कि अगर हमें अपनी वुमेन को सच मायनों में अपलिफ्ट करना है, अगर एम्पावर करना है, तो एजुकेशन जो है, इसको हमें मान लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसको बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि एजुकेशन के साथ-साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी जगह एक इंसिडेंट्स आपसे शेयर करूँगी।
कि काफ़ी जगह मैंने ये पहले भी कहीं अगर लेक्चर्स दिए हैं या किसी कैंपेन में या कोई मैंने कैंप अरेंज किया हो, और मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में मतलब कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं सोमवार को भी सांबा में ना पंचायत घर में एक कैंप मैंने लगा रही हूँ। वो स्पेशली मैं डेरे पे गई हूँ, वहाँ जो हमारे आस-पास जो गुज्जर बस्ती के लोग हैं। फिर एक बाड़ा डगोर से थोड़ा-सा ऊपर चढ़ के जहाँ गाड़ी नहीं जाती, तो वहाँ मैं अपने स्टाफ के साथ जाकर वहाँ जो लोग रहते हैं, बकरवाल भी काफ़ी हैं अभी वहाँ, उनको भी मैंने मैसेज भिजवाया कि आपने आना है और वो कैंप आके अटेंड करना है। और उनको बताया है कि क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ दवाइयाँ मिलेंगी, आपको अवेयरनेस मिलेगी। ये जो कैंप जो मैं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि जो वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है, मतलब जब डेंगू और मलेरिया वगैरह जो बीमारियाँ हैं, जो कि हम जिनसे हम बड़ी आसानी से जिनको हम प्रिवेंट मतलब कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस लें, उसको लेके है। तो वो लोग रेडी हो गए, वो लोग बड़े अच्छे से तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आएँगे, किस वेन्यू पूछा, फिर हमसे टाइमिंग पूछी। बात फिर वहीं आके रुकती है कि हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी, उन लोगों तक पहुँचना पड़ेगा, अपने लोगों तक। ये जब अवेयरनेस जाएगी, जब एजुकेशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझ आएगा, हमारे लोगों को समझ आएगा ना, तो फिर जाके ही हम अपने जो सोशल इवल्स हैं, इनके ऊपर अच्छे से इनकी रोकथाम कर पाएँगे। एक बात मैं मतलब ये तो रिसेंट थी, एक मैं पुरानी बात भी आपसे थोड़ी हँसी की भी है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बहुत पहले की बात है कि मतलब हमारी ड्यूटी लगी, तब मेरी पोस्टिंग परमंडल में थी। तो मेरी ड्यूटी लगी उस एज़ अ सुपरवाइज़र कि आपको देखना है कि पोलियो का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से हो रहा है, कि हमारे जो लोग हैं उनको ड्रॉप्स पड़े भी हैं कि नहीं। हम वहाँ गए, हमने चेकिंग वगैरह की, तो वहाँ कुछ बकरवाल गुज्जर लोगों के घर थे, वहाँ गए। अब ये लोग तो इनका काम देखा जाए ज़्यादा जो मतलब लोग हैं, इनके काम तो यही है, जानवरों के साथ निकल जाते हैं ये। तो जब हम एक घर में गए, घुसे हम तो वहाँ एक छोटी-सी बच्ची, वो 5-6 साल की होगी, तो उसने एक छोटा-सा बच्चा उठाया हुआ। तो जैसे ही उसने देखा कि हाँ, ये डॉक्टर आ गए हैं, इन्होंने कैरियर उठाए हुए हैं, पोलियो के 2-3 लेडीज़ हैं, ये आ गए हैं, घबरा गई वो। वो कभी इधर भागे, तो कभी उधर भागे। तो जो हमारे साथ मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बच्चे यहाँ आए थे, तुम्हें लगे यहाँ पे मतलब पोलियो वगैरह के ड्रॉप्स डाले? तो जो बच्ची थी वो एकदम घबरा गई, तो उसने कुछ उल्टा-पुल्टा उनको जवाब दे दिया। तो अब मैं तो समझ पा रही थी, तो उसने जो उसको उल्टा-पुल्टा जवाब दिया, वो दिया गोजरी में। तो मैं तो समझ गई क्या कहा। तो मैंने चलो दरगुज़र करके सर को कहा कि सर ये आपको ये नहीं कह रही, ये आपको कह रही है कि मेरी माँ घर पे नहीं है। तो दूसरा सवाल सर ने एकदम कर दिया कि बच्चे आप तो छोटे से बच्चे हो, तो आप स्कूल वगैरह नहीं जाते हो। तो आप स्कूल वगैरह जाया करो, आपको तो स्कूल जाना चाहिए, आपकी पढ़ने-लिखने की उम्र है। तो उस बच्ची ने उसका तड़ाक से जवाब दे दिया कि मुंडो तेरा प्यो ना चुकनो। मतलब आप देखें कि वो छोटी-सी बच्ची, उसकी उम्र उम्र देखें आप। लेकिन उस उम्र में भी उस बच्ची के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई, किसने डाली? किसने डाली? ये हमारी सोसाइटी ने डाली, पेरेंट्स ने डाली कि बेटा यही है आपका काम, आपको घर देखना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपने बच्चों को उठाना है, घर का काम करना है आपने, घर का ख्याल रखना है। एजुकेशन का वो बच्ची भी कह रही है कि मुंडो तेरा उसने जो जवाब दिया उसका मतलब क्या था? कि उसके माइंड में फिट था कि बच्चे उठाने हैं, स्कूल नहीं जाना है, स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्कूल नहीं बना। तो यही मेंटालिटी हमें चेंज करनी है कि बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चियाँ पढ़ेंगी, अवेयर होंगी, तो एजुकेशन इज़ द की रोल। उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मज़बूत करने की ज़रूरत है और जब हम इन चीज़ों पे एक्ट करेंगे और अवेयरनेस भी करेंगे, अपने-अपने लेवल पे मैं मतलब ख़ैर ये आउट ऑफ द टॉपिक ही है, आपके मतलब माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं या जो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने-अपने जिस ओहदे पर हैं, आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी के लिए कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो पीछे है, पुअर है, अवेयरनेस नहीं है, तो अपने-अपने डिपार्टमेंट में जहाँ-जहाँ आपको मौका मिले, तो आप प्लीज़ आगे बढ़कर इनकी मदद करें, अवेयरनेस करें। तो यही मेरा पैगाम है कि अगर हमें सोशली अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अगर हम सच चाहते हैं कि हमारी वुमेन अपलिफ्ट करे और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े और वो आगे तभी बढ़ेगी
जब हमारी जो वुमेन है ना, वो एम्पावर होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सबको जो पढ़े लिखे हैं, उनको एजुकेशन, अवेयरनेस और जहाँ मौका मिले आगे ही धकेलना चाहिए। फिर ही हम जाके ये कह सकेंगे कि ये चीज़ें जो हैं जो बेमानी चीज़ें हैं, हत्ता कि ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं पहले से, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, तारिक भाई। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपने बहुत मुफ़ीद जानकारी से हमें नवाज़ा। सामीन शाज़िया कोसर साहिबा का हमें फ़ोन आ गया है। उनके पास नेटवर्क की कमी है और वो लगातार कोशिश में हैं कि वो हमसे जुड़ सकें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हैंड रेज़ के ऑप्शंस हमने खोल दिए हैं। आप भी हमारे पैनल में आके हमारे मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं, अपने तासरात रख सकते हैं। और अगला सवाल नसरीन साहिबा आपसे हमारा ये होगा कि जैसा कि आप देख रही हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो आते हुए वक़्त में क्या-क्या एहतियात लिए जाएँ और क्या खतरात हैं आते हुए वक़्त में जो सामने हमारा वक़्त आने वाला है इस मौसम के बाद, उसके बारे में कुछ हमें बताएँ? जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो मौसम है हमारा ये चेंज हो रहा है। ज़्यादातर जो हमारी मतलब पोस्टिंग में जो मैं ओपीडी देखती हूँ उसमें जो केसेज़ आते हैं तो वो केसेस आ रहे हैं हमारे एलर्जिक रिनाइटिस करके मतलब एलर्जीज़ आ रही हैं, सर्दी-खाँसी हो रही है लोगों को, सूखी खाँसी जिसको बोलते हैं क्योंकि इस मौसम में होता ये है कि पोलेन्स वग़ैरह रिलीज़ होते हैं, फिर एनिमल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो सारी हवा में ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से तो यही है कि इन चीज़ों का जिनको है एलर्जीज़ उनको एहतियात करना चाहिए, ठीक है ना? तो दूसरी बात ये कि मौसम भी चेंज है, छोटे बच्चे जो ज़्यादातर आते हैं, वो हमारे पास इन्फेक्शन लेके आते हैं कि हाँ जी, इनको कोल्ड हो गया है, ये एकदम ठंडा पानी पी लिया है, ये चीज़ें कुछ इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं। और तीसरी बात जो है कि अब हमने जैसे अपने जो हमारी जहाँ हमारी पोस्टिंग है डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ हमने प्रोएक्टिव अप्रोच लगाकर शुरू कर दिया ये वाला काम क्योंकि सिंस लास्ट ईयर ये देखा गया जब इन्होंने कंपेयर किया प्रीवियस लास्ट से लास्ट ईयर में जो डेंगू और मलेरिया के जो केसेस आए थे ना तो वो कम थे बट लास्ट ईयर डेथ रेट भी बढ़ा ड्यू टू डेंगू और मलेरिया के भी बेहद ज़्यादा केसेस आए इवन के हमारा जो जीएमसी का वो बड़ा जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे एक स्पेशल वार्ड बनाना पड़ा हमें डेंगू के लिए सो ज़्यादा हम एम्फेसिस इसी पे कर रहे हैं क्योंकि सिंस जो डेंगू का मतलब मॉस्किटो होता है जो मलेरिया और डेंगू का जो मॉस्किटो है वो अप्रैल मंथ से मतलब माना जाता है कि अप्रैल से ऑनवर्ड अप टू सितंबर हमें डेंगू और मलेरिया के केसेस आना शुरू हो जाते हैं तो इस पे हम काफ़ी कैंपेनिंग कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी देंगे लोगों को चलिए अब अगर हम अभी बातचीत करें तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ इसके रिलेटेड कि जो ये डेंगू हो रहा है ये जो इसको रोकना कोई बहुत ही ज़्यादा टफ काम नहीं है आपको अपना इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो घर में आपने पॉट्स रखे हुए हैं या जिसमें पानी है तो उस पानी को आपने चेंज करना है ऑन अल्टरनेट मतलब थर्ड डे तो आपने चेंज करना ही करना है क्योंकि ये फ्रेश वाटर मॉस्किटो है मतलब जो साफ पानी है उस पे ये बैठकर अपने एग्स देता है फिर लार्वी निकलते हैं और फिर ये इन्फेक्शन काज करता है ठीक है तो सेकेंडली कहीं भी घर के आसपास या अपने मोहल्ले में आपको लगे कोई पाइप लीक है तो उसका आपने वो चीज़ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है तो ये भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है सबके लिए ठीक है दूसरा एक चीज़ और कि वाटर कूलर्स हैं इसका पानी भी आपने चेंज करना है 1 हफ्ते में 2 बार तो करना ही करना है ठीक है कई बार मैं देखती हूँ कि कई हज़रात क्या करते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल ऐसे रास्ते में फेंक देते हैं फिर बरसात आती है फिर उसके ढक्कन में या उस बॉटल के अंदर जब पानी इकट्ठा होता है तो वो भी एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है मॉस्किटोज के लिए और एक रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा डेंगू के केस आए तो एक डॉक्टर्स की टीम बनी
और उस डॉक्टर्स की टीम ने जब यहाँ पे इतने केसेस आते नहीं थे, तब बल्क में केसेस आए तो उसके लिए टीम बनती है और एक्शन में लाया जाता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? ये इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा आई कहाँ से? क्या लोग माइग्रेशन करके बाहर की स्टेट से आए हैं यहाँ या क्या रीज़न है? रीज़न भी सॉर्ट आउट करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो फिर एक जगह है कोई बस स्टैंड के पास जहाँ पे मतलब ड्यू टू कोविड और व्हाटएवर रीज़न हर एक काम जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। ड्यू टू कोविड, है ना? ड्यू टू कोविड हर एक काम डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ कि वहाँ जो टायर थे ना, वो टायर कलेक्ट होते गए एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बहुत से टायर इकट्ठे हो गए, बरसात आई, पानी आया, पानी उन टायर्स के अंदर इकट्ठा हुआ और वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन गया, जहाँ पे मॉस्किटोज़ ने मतलब एक अच्छा खासा इन्फेक्शन का सोर्स बना गया। फिर वहाँ से इन्फेक्शन फैलते-फैलते स्पेशली उस एरिया के जो लोग थे, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड थे। तो फिर इस तरीके से वो रिज़र्वायर नज़र आया। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप कोशिश ये करें कि कोई भी पानी का जो सोर्स है, ऐसा ऐसा सोर्स ना बने और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े, फिर प्लास्टिक की बॉटल जो होती हैं, जो कि जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो इन चीज़ों का हमें परहेज़ रखना पड़ेगा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम चीज़ें दोहराते हैं, बार-बार बात ध्यान में लाते हैं, तो कहीं न कहीं अब ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ कि प्लास्टिक की बोतल फेंकना या प्लास्टिक की ये जो पॉलीथीन यूज़ करके फेंकना, इसमें पानी इकट्ठा होगा, इन्फेक्शन होगी, मॉस्किटोज़ के लिए एक ब्रीडिंग प्लेस बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप जब आप देखेंगे या कभी फेंकेंगे या किसी को देखेंगे, आप रोकेंगे ज़रूर। सो हमें ज़रूरत है कि चीज़ों को रिपीट करें, चीज़ों को दिखाएँ, अवेयरनेस क्रिएट करें। उसी से ही हम चीज़ों को रोक सकते हैं, बीमारियों को भी रोक सकते हैं होने से। सो जी नसीम साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसरीन, आपने बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ें समझाई। अब मैं मुश्ताक खालिद साहब से गुज़ारिश करूँगी कि वो हमारे मेहमान से जो सवालात करने के लिए या अपने तासरात रखने के लिए हमारे सामईन आ रहे हैं, उनकी बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। जी मुश्ताक भाई। जी, जी। मुश्ताक भाई शायद जी, जी, यस। जी, बहुत जी। शुक्रिया नसीम आपी। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने हमारे यहाँ पे सफ़े सामीन में जो शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो हैंड रेज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करके यहाँ स्पीकर पैनल में तशरीफ़ लाएँ और अपना सवाल रखें। जी, जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। भाई मैं नसरीन अख्तर साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि कोविड का अब बूस्टर डोज भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नसरीन प्लीज़ इस पे भी थोड़ी सी मोटिवेशन लोगों को दें और इस टाइम पे कोविड के रिलेटेड प्रिकॉशंस लोगों ने बहुत सारे उन्होंने लेना बंद कर दिए हैं, सो चाहूँगी इस पे थोड़ी सी रोशनी वो डालें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जी, डॉक्टर नसरीन साहिबा। जी। जी नज़्मा साहिबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी, जैसे कि अब जो बूस्टर डोज़ है, आप बूस्टर डोज़ की बात कर रहे थे, वो हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में हर जगह अवेलेबल है और सिंस अगर हमने फर्स्ट डोज़ ली है, फिर हमने सेकंड डोज़ ली है, फिर हमें थर्ड डोज़ जो है वो अवेल करनी ही है और ज़रूरी करनी है, ठीक है ना? अब ये जो वैक्सीनेशन है, इसका जो फ़ायदा है, वो कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका फ़ायदा है। अब वैक्सीनेशन एक्ट कैसे करती है? वैक्सीनेशन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि वैक्सीनेशन में हम अपनी जो बॉडी है उसको एक्सपोज़ करते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन, बट इन कंट्रोल्ड मैनर। एक मतलब कहते हैं ना, एक कंट्रोल्ड वे में हम इन्फेक्शन को, अपनी बॉडी को एक्सपोज़ करते हैं इन्फेक्शन की तरफ, जिससे हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकतें हैं, वो जाग जाती हैं। वो एक्शन में आती हैं, वो उसको पहचान जाती हैं कि भई ये इन्फेक्शन है और जब भी ये होगी तो मुझे इस तरह की एंटीबॉडीज़, मतलब उसके खिलाफ लगने के लिए ये सिपाही जो हैं ये क्रिएट करने हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ेंगे। सो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वैक्सीनेशन तो हम हर चीज़ की लेते हैं, जब किसी को डॉग बाइट हो या किसी को मतलब वैक्सीनेशन का तो एक मतलब हर एक जानता है।
तो ये कुछ अफ़वाहें हैं कि नहीं जी कोविड का ये है, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनको हमें मोटिवेशन करने में बहुत दिक्कत आई और मतलब कई जगह तो अभी भी अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस तरीके से लोग मोटिवेट नहीं हुए। लेकिन वैक्सीनेशन जो है ये लगवाना ज़रूरी है। सेकेंडली मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल जैसे बना है, आप उसको ऐसे ही फ़ॉलो करेंगे, फिर ही आपको बेनिफिट होगा और बूस्टर डोज़ आप ज़रूर लें। दूसरा ये कि माना कि केसेस कम हो गए हैं कोविड के, मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन हो चुकी है, इम्यून जैसे हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये वायरस है, ये मतलब म्यूटेट कर जाता है। हर बार ये म्यूटेट करके नई फॉर्म में एक कोविड वेव बना रहा है और लोगों को प्रिकॉशंस को नहीं भूलना चाहिए। मैंने आपसे फिर कहा है कि एक टोटली हमारी मेडिसिन में एक रेवोल्यूशन आएगा। देखें आप, ये इस पे काफ़ी वर्क हो रहा है कि वी आर नॉट ऑल द अप्रोचेस दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब कि सभी मेजर्स जो है गवर्नमेंट एम्फेसिस करेगी कि हमने डिजीज होने से पहले प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब डिजीज होने से पहले ही हमें वो स्टेप्स लेने हैं कि डिजीज ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उस केस में हमें ये मेजर्स नहीं छोड़ने चाहिए। हमें जो इसके एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करना ही करना है, हर सूरत में करना है। ठीक है ना? वैक्सीन का एक चीज़ और, वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है इन्फेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन होती है, पर वो उस वे में नहीं होगी, जिस वे में एक अनइम्यूनाइज़ बंदे को होगी। जितनी परेशानी एक अनइम्यूनाइज़ बंदे को होगी। एक अनइम्यूनाइज़ शख्स को जिस तरीके से वो हावी करेगी, जिस तरीके से वो उसकी सेहत बिगाड़ेगी, उस हिसाब से जो वैक्सीनेटेड है उसको वो उस तरीके से नहीं परेशान करेगी। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप वैक्सीनेशन ज़रूर करें। अब तो हमने बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। 15 प्लस जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में हम कवर कर रहे हैं मैक्सिमम को, और स्कूल भी ओपन कर रहे हैं। और अब तो मैंने एक ऑर्डर पढ़ा था रिसेंटली जिसमें 12 प्लस जो बच्चे हैं, मतलब 12 से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाएंगे और फेज बाय फेज ऐसे ही हम कवर करते करते इंशाल्लाह अपने वो दिन दूर नहीं कि सभी को मतलब वैक्सीनेशन सभी इम्यून हो जाएंगे, सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो इसमें अब तो ये है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन नहीं लेनी, वैक्सीन लेनी है, एसओपीज फॉलो करने हैं। फोर्थ वेव प्रिडिक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अभी तक ये प्रिडिक्शन नहीं है। तो प्लीज आप पूरी तरह से जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करें, वैक्सीन आप करें, उसको अवेल करें जिसका जब शेड्यूल में आ रहा है। और एसओपीज को तो फॉलो जरूर करें, ये मत सोचें आपके नहीं जी मतलब अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फॉलो करने हैं। प्रिवेंटिव मोड्स को आप बिल्कुल ऑन रखें अपने, उनको फॉलो करें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। जी तारिक अब्रार सर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसरीन साहिबा और डॉक्टर नजमा साहिबा। अब मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा मिस निच्ची साहिबा से कि वो अपना सवाल रखें। जी मिस निच्ची साहिबा। वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लीव कर चुकी हैं। खुदा बख्श ख्याली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बात रखें, जो तासुरात हैं उनको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आवाज आ रही है ना? जी सर, बेहतर आ रही है। अच्छा, वो सब तो पहले वुमेन इम्प्रूवमेंट जितना भी हजरात हैं, सब तो पहले उन्होंने मुबारकबाद दूं कि आज बड़ी बेहतरीन गल जड़ी खास करके मोहतरमा डॉक्टर जी ने की है, वे काबिल तारीफ है, काबिल दाद है। और जितनी भी गल बात हो रही है तो वुमेन के बारे हो रही है, औरतों के बारे, तो मेरी आज तक कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे। अलबत्ता एक गुजारिश करूँगा कि इस तरीका को प्रोग्राम जो है वो अगर पूरी रियासती सतह पर जड़ी हमारी बहनें खास करके हमारी जबान के नाल, गोजरी जबान के नाल जुड़ी हुई है, वे इस ग्रुप के बीच शामिल कर गए, उन्होंने अगर मुख्तलिफ तरीका के नाल तरबियत दी जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगी। जिस तरह कोई एजुकेशन की कोई प्रोफेसर है और हमारी दूजा मेडिकल डॉक्टर में हमारा एनिमल वाला का कोई मतलब जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखती हुए कोई हमारी बहन जिस महकमा में जिस काबिल भी वे के सलाहियत रखें, तो वे इस ग्रुप का माध्यम के नाल अगर स्टेट की
इस तरीका का नाल जोड़ गए मारी बहना ना मारी पढ़ी लिखी लड़कियां ना तो मिलना लगा कि हर तरीका के नाल एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी कौम की। तो बाकी प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ का ये मोहतरमा नसीम अख्तर तारिक इब्रार साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उन्होंने उनके अंदर ये जज्बात है कि ये मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम करवाता रहे और आइंदा भी उम्मीद है। बाकी हमारा मुश्ताक साहब है इनका नाल कंधा जोड़ गया इन्हों की मदद कर रहा है। तो मैं इन अल्फाजा नाल इससे गुजारिश करना इजाजत चाहूंगा। अल्लाह बेली। बहुत शुक्रिया सर नवाजिश। जी तारक भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुदा बख्श ख्याली साहब। मैं एक बार सामीन को नाम लेना चाहूँगा। ख्याली साहब ने मजलिस गोजरी में तब्दील कर देती है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हूँ थोड़ी देर गोजरी में ही बोलूँगा क्योंकि गोजरी हमारी मादरी ज़बान है और जितना भी सामीन है वे हमारी बरादरी नाल बेशतर जेड़ा लोग गोजरी नहीं भी जानता तो क्लब हाउस के वसातत नाल गोजरी सुनेगा भी तो उन्हें अच्छी भी लगेगी। हमारे नाल फारूक साहब हैं, नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं, मंजूरुल हक कलाइवी साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, साजिदा साहिबा हैं, मजरू साहब हैं, रज़िया अशरफ साहिबा हैं, एहसान साहब हैं, राना रमज़ान साहब हैं, डॉक्टर नजमा साहिबा और कशिश साहब हैं। तमाम सामीन को बहुत बहुत शुक्रिया। मसा खादम कोहली साहब ने भी ज्वाइन किया उन्होंने को इस्तकबाल भी करूँ शुक्रिया भी करूँ। मैं यो कहना चाहूँ कि हमने हैंड रेज को ऑप्शन खुलो रखियो है अगर तुम कुछ कहना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकें और गल रख सकें। अलबत्ता हमारा जो प्रोग्राम है अखीर वाला मरहला विच पहुंच चुके है दाखिल हो चुके है तो खुदा बख्श ख्याली साहब ने बड़ी अच्छा तरीका नाल अपना मशवरो दितो और हम कोशिश करांगा जिस तरह भी जितनी कोशिश है इसमें अगर 50-60 लोग भी जुड़े तो पूरा कुंभा नो जड़ी जानकारी मिला करे यह एक छोटी सी कोशिश है। तो इस वास्ते मैं तमाम सामीन को भी शुक्रगुजार हूँ और मेहमान शख्सियात को भी। हमारी रियासत जड़ी है पहाड़ी रियासत है इसमें काफ़ी नेटवर्क की दिक्कत रहे इसके बावजूद भी बड़ो अच्छा तरीका नाल हम कोशिश करा। और नसीम गुलाबगढ़ी साहब ते गुजारिश है कि मैंने हैंड रेज किया है तो हमारा स्पीकर पैनल में आ जाएं और अपनी गलबात रखें। जी सर थारा इस्तकबाल है तुम ज्वाइन है स्पीकर का बटन पर क्लिक करो। गोजरी ज़बान इतनी मिठी है कि उर्दू ते एकदम हम गोजरी में आ गए हैं तो इस वास्ते हमारा यो प्यार है अपनी ज़बान के तई और कोशिश करा कुछ कर कह सका। मेरे ख्याल किसी तकनीकी खराबी की वजह से जी जुड़ गया नसीम साहब। गुलाबगढ़ी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने तासुरात रखें या कोई सुझाव है तजवीज़ है अपनी रखें। जी अस्सलाम वालेकुम आदाब। अब जी जाते जाते मैं भी थोड़ा सा अपना नक्शा जो आपके सामने रख दूंगा। बातचीत मैंने सुनी बड़ी अच्छी बड़ी मियारी लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं कहने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। काफ़ी सारे साथी हैं यहाँ मेरे तो सुनी मैंने जो भी किया अवेयरनेस के बारे में किया तो हम ये करते करते यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन एक वो थी ना छोटी सी कहानी मैं मुख्तसर सी बता दूं कहीं वो बिल्लियाँ जो थी तो वो चूहे जो है उनको खाने लग गई तो कई चूहे बेचारे उन्होंने मीटिंग बुलाई तो बुलाकर कहने लगे कि भाई अपने अपने जैसे आज तसरात रख रहे हैं हम तो इसी तरह रखे आ रखे तो किसी एक ने कह दिया कि भाई ऐसा करें उसके गले में टली डाल देते हैं जो ही जब इसके बिल्ली के गले में बांध देते हैं तो जब बिल्ली आएगी तो टली की आवाज़ सुनकर हम भाग जाएंगे अपने अपने बिल में चले जाएंगे।
तो खैर सबके तासुरात हुए। तो कोई एक बेचारा कहने लगा है तो ठीक, लेकिन बताओ तो सही वो कौन सा है जो उसके गले में टल्ली बांध दे। कहने का मुद्दा ये कि ठीक है जो भी है, तो डिजिटल इंडिया की बात होती है तो हम इंसेंट इंडिया में ही हैं। मैं अपनी बात लेकर आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। तो अगर ऐसे ये प्रोग्राम किए जाएं, खासकर ये दूर दराज इलाके जो हैं, जो उस ऊपर वाले के भरोसे पे जी रहे हैं, तो अच्छा रहेगा सब लोगों की। प्रोग्राम के बारे में तो अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ कि मेरे जितने भी मॉडरेटर साथी हैं बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे प्रोग्राम लाते हैं, अच्छे अच्छे मौजूद चुनकर लाते हैं। तो बड़ी इच्छा मैं इसी से ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन अब वो देखना कि टली कौन बांधे। अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया नसीम गुलाबगढ़ी साहब। जी, तारिक भाई आप मौजूद हैं? शायद कोई नेटवर्क का ग्लिच है जिसकी वजह से नहीं सुन पा रहे तारिक भाई। तो अब मैं लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम हमारा अख्ताम पर है, मैं डॉक्टर नसरीन साहिबा से कहूँगी कि अगर आप कोई पैगाम देना चाहें या प्रोग्राम के मुतालिक अपने 2 लफ्ज़ रखना चाहें, तो आप रख सकती हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। गुजारिश है अगर डॉक्टर मोहतरमा अगर गोजरी में 4 लफ्ज सुनावे थी तो अगर इन्हें ना आवे, वरना तंग नहीं करता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगर डॉक्टर साहिबा चाहें तो गोजरी में बोल सकती हैं, वरना इसकी जी डॉक्टर साहिबा। नहीं, अ, हमने सुना भी था ना बीच में। जी डॉक्टर नसरीन साहिबा। अ, जी, मेरी गोजरी बहुत ज़्यादा अच्छी ते नहीं है। फिर भी अ, मैं सिर्फ़ योही पैगाम देना चाहूँ कि हर फील्ड को बंदो जेह्ड़ा है, अगर हमारी कम्युनिटी विचों जेह्ड़ा पढ़ेआ लिखेआ बंदा है, अगर या गल समझ लें कि भी पढ़ेआ लिखेआ है ते हत्थ नाल हत्थ जोड़ के जेह्ड़ा पिच्छे रह गया, उन्हां नूं भी आनो खिच्चनो है, अग्गे बधानो है। ते जिस शोबा च जेह्ड़ा है, ओह् उसके विच थोड़ो इन एडिशन कर गै, थोड़ो ज़्यादा करै, अपना कौम का बंदा ले। हालाँकि ज़्यादा जेह्ड़ा नीडी है, वे हमारा अपना बंदा है। ते मैं योही आखना चाहूँ थारा प्रोग्राम के ज़रिए, जिस तरह इन साहब ने आख्यो कि मैं गोजरी विच थोड़ो बोल दूँ, मैं इन्नी मतलब परफेक्ट नहीं हाँ, लेकिन चलो थाने आख्यो ते मैं देखियो थारी गल मन ली। तो मैं योही आखना चाहूँ भई सारा मिल गया एक नाल इस गल नूं अगर हमारी कम्युनिटी का लोग समझ लें ना कि आने कम करनो है और स्पेशली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करनो है अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट वास्ते, ते फिर इंशाल्लाह बिल्कुल हम देखेंगा कि हमारी जेरी गुज्जर वुमेन है वह भी अपलिफ्ट होएगी। तो जी बस शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। और अब खुदा बख्श ख्याली साहब से हम पूछेंगे आपको कैसा लगा? पता कलामी वैत या बिचू गल ठीक नहीं होती, लेकिन एक चीज़ है जिस वास्ते मैं डॉक्टर मोहतरमा ने अर्ज कियो थो। एक ज़मानो थो हमारा एक बड़ा बुजुर्ग नसीम गुलाबगढ़ी साहब, मेरा तो बड़ा सीनियर है। एक ऐसो ज़मानो में हमने तक्यो थो कि गुज्जर कौम के बिच काय कुड़ी टिक्की को ना लेनो मुश्किल थो, और टेबलेट तकी तू टिक्की लेगा और फिर खा नहीं थी सका। अगर किसी ने दी थी तो वह फेंक छुड़ा थी, पतो नहीं कद के हो जाए। और आज इस डॉक्टर मोहतरमा ने जेड़ी गोजरी में जबान की ना, मारो सारा को सिर जड़ो है वो बुलंदियां ना छू है, और फखर हुआ है कि अल्लाह पाक ने हमारी कौम ने इस मंजिल पर पहुंचायो कि आज हमने जरूरत नहीं है किसी दूजा को जाएगा कोई सहारो लेनो। आज डॉक्टर मारा को, प्रोफेसर मारा को, एजुकेशनिस्ट मारा को, और इटेक मैडम जेड़ी थी वे माशाल्लाह सियासत के बीच रहे। तो मैं मुबारक दूंगा तारिक भाई ना और नसीम अख्तर जी ना के जिन्होंने इस काविश ना इस मेहनत के नाल यो प्रोग्राम करवाया। और उम्मीद है कि आइंदा भी तुम मावना बड़ा बड़ा डॉक्टर नाल मिलावेगा, ताजे मारा जेड़ी दिलांगे अंदर जेड़े वो एक पुरानी एक दबी हुई दर्द है
वह आज इस अजीज़ा डॉक्टर मोहतरमा ने दूर की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्होंने और आगे इनका तरक्की करे और ये ऊंची सतह पर पूजे। शायद वक्त ज्यादा लियो, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत शुक्रिया। आपने मुअज़्ज़ज़ हमें इतनी अच्छे अल्फ़ाज़ से नवाज़ा। तो हमारे साथ यासिर साहब हैं। अब वक़्त हमारे पास कम है, तो यासिर साहब अपनी सवाल या तासरात जो भी हैं, आप प्लीज़ रखें। सबसे पहले तो तव्हां सारा ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। मैं अभी काफ़ी लेट ज्वाइन किया ग्रुप को। अचानक मैंने देखा तो आपका प्रोग्राम आ रहा था। जैसे मैं नसीम बहन जहाँ भी हूँ मैं इनको ढूंढ के पहुँच जाता हूँ। सो तारिक भाई भी मैंने फॉलो किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम आपका रहा, मैंने अब लास्ट से सुना, बट बहुत अच्छा, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकती है अगर हम उसको एजुकेट करेंगे, है ना। हमारे एजुकेशनिस्ट ने भी कहा है, जब हम पढ़ते थे तो मैंने एक डेफिनेशन आज से कोई 5-7 साल पहले पढ़ी थी कि एजुकेशन ऑफ वन बॉय इज द एजुकेशन ऑफ वन पर्सन, बट द एजुकेशन ऑफ वन गर्ल इज द एजुकेशन ऑफ होल कम्युनिटी। सो हम एजुकेशन अगर गर्ल को देंगे तो उसी से उसकी एम्पावरमेंट होगी, तो उसकी जो पूरी होल कम्युनिटी है वो उसको एजुकेट करेगी। तो हम बच्चों को अब तक आगे बढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, तो इसी से उनकी एम्पावरमेंट है जो वो बेहतर होगी। तो बाकी आप लोगों का और तारक भाई का बहुत अच्छा कोशिश है इनकी कि इन्होंने मतलब ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए। सो एप्रिशिएबल स्टेप। थैंक यू, हेड्स अप। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। आप लोगों के ही ये अल्फ़ाज़ होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत अल्फ़ाज़ के लिए। तो इसके बाद मेरे ख़्याल में वक़्त काफ़ी हो चुका, तो अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब के मुंतज़मीन की तरफ से ख़्वातीन बाख्तियारी और मसाइल मौज़ू के तहत फ़िक्र अमल सीरीज़ के 36वें प्रोग्राम की मेहमान ख़्वातीन शख्सियत शाज़िया कौसर साहिबा, जो इस वक़्त हमारे साथ नहीं हैं, डीडीसी काउंसलर हैं, और डॉक्टर नसरीन साहिबा का ख़ास तौर पर, और हमारे साथ मदीहा गुलफ़ाम हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत ही उम्दा तरीके से मौज़ू के हवाले से गुफ्तगू करके सामीन व नाज़रीन को मुस्तफ़ीद किया। आखिर में तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब के प्लेटफ़ॉर्म पर तशरीफ़ लाने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम के मुंतज़मीन तारिक इब्रार, इमरान फ़रीदी, मुश्ताक चौधरी और नाचीज़ नसीम अख्तर की तरफ से, जिन्होंने इस अहम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। तो आप हमें आज दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते तक के लिए, जब तक हम फिर एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।